खबर में हूँ आपके साथ शिवानी पांडे। लगातार हमने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत तेज है और उसकी सियासी तपिश अब यहाँ तक पहुँच गई है और सुप्रीम कोर्ट में आज हम इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर सुनवाई जारी है। जो पेटिशन लगाई गई थी, जो शिंदे थे, उन शिंदे गुट की ओर से, उसको लेकर यहाँ पर सुनवाई लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें कि लगातार सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी वो शिवसेना गुट की ओर से दलीलें रख रहे हैं और साथ साथ हरीश साल्वे ने शिंदे गुट की ओर से, उनकी ओर से दलीलें रखी जा रही है। तमाम जो याचिकाएं में बातों का जिक्र किया था उसका भी जिक्र यहाँ पर उनकी ओर से किया जा रहा है और विस्तार से आप समझेंगे। मेरे सहयोगी इस वक्त अमित पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, एक बार विस्तार से बताइए, जो सुनवाई अंदर चल रही है, क्या दलीलें दोनों ही ओर से रखी जा रही है फिलहाल? देखिए, करीब 6 से 7 मिनट हो चुके हैं सुनवाई शुरू हुए और शिंदे गुट के जो विधायक है उनकी ओर से जो वरिष्ठ वकील है एनके कौल वो तर्क रख रहे हैं। उनका कहना है कि विधायकों को जान का खतरा है। इसके अलावा खुद जो डिप्टी स्पीकर थे उनको अयोग्य ठहराने की जो याचिका थी, एप्लीकेशन दी गई थी, जब उसका निपटारा नहीं हुआ तो उन्होंने कैसे ये नोटिस जारी कर दिया बागी विधायकों को समन करने का। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आपको इतनी अर्जेंसी है तो आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। ये सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी है। तो अभी फिलहाल जो शिंदे समर्थक गुट के जो वकील हैं वो अपनी दलील रख रहे हैं और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके संवैधानिक पद का, उनके संवैधानिक आदेश के ऊपर वह सवाल खड़ा कर रहे हैं और उनके आदेश को वह अनुचित ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे दलील दे रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में। जी, तो लगातार सुनवाई अंदर जारी है और यहाँ पर शिंदे गुट की ओर से, एकनाथ शिंदे की ओर से पेटिशंस जो लगाई थी, 2 याचिकाएं लगाई गई थी। उसी को लेकर जो याचिका थी उसमें कई बातों का जिक्र किया गया था कि लगातार धमकाया जा रहा है। जो तमाम विधायक है, जो बागी विधायक है, उनको धमकाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और साथ साथ सुरक्षा का भी मुद्दा उन्होंने यहाँ पर उठाया था और उसी को लेकर आज यहाँ पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से हर अपडेट लगातार हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन तमाम जो नेता है उनके भी बयान, सियासी बयानबाजी लगातार यहाँ पर जारी है। क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। इस वक्त नरेश बस्के मौजूद हैं। सर, आज शक्ति प्रदर्शन दोबारा से एकनाथ शिंदे समर्थकों की तरफ से कहा गया था, क्या शक्ति प्रदर्शन होना है? शक्ति समर्थन नहीं है, शक्ति प्रदर्शन नहीं है। यहाँ हम लोग आने वाले थे, मैं और खासदार श्रीकांत शिंदे। लोगों को मालूम पड़ा, हम रोज यहाँ आते, लोग जमा हो गए। शक्ति प्रदर्शन होता तो आपको मालूम है शक्ति प्रदर्शन कैसा होता है। तो जो लगातार शिवसेना के नेताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है, चाहे संजय राउत हो, अरविंद सावंत हो, आदित्य ठाकरे हो, लगातार वो एकनाथ शिंदे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आपको कोई परेशानी थी तो हमको बोलते, आप वहां जाकर क्यों बैठ गए? देखो, शिंदे साहब ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है कि आमदार लोग रहेंगे, मंत्री लोग रहेंगे। कंटिन्यू बोल रहे थे कि बाबा राष्ट्रवादी अपना पार्टी को खत्म कर रही है, हिंदुत्व का मुद्दा मत छोड़ो। अभी वो सुना नहीं तो वो भी क्या करेंगे, इसीलिए वो उनका जो क्या आमदार और पक्ष प्रमुख, उनके बीच में जो कुछ हुआ है ये तो पूरा दुनिया जान रही है। तो हम लोग क्या करें, उन्होंने जो भूमिका ली है हमको जच रही है वो भूमिका, इसीलिए हम उनके साथ हैं। संजय राउत का कहना है कि जो 40 वहां पर बॉडी जाएंगे उनका पोस्टमार्टम यहाँ पे होगा। ये देखो, इस वक्तव्य पे पूरा हिंदुस्तान व्यक्त हो रहा है। मैं क्यों व्यक्त हूँ, पूरा हिंदुस्तान व्यक्त हो रहा है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी, शिवसैनिक हैं, अभी आप कह रहे हैं कि आपने शिवसेना छोड़ी नहीं है, शिवसैनिक हैं सभी लोग, फिर भी इस तरह की बयानबाजी शिवसैनिकों के खिलाफ शिवसैनिक ही कर रहा है। राउत साहब बड़े नेता है, शिवसैनिक ही नहीं और भी कौन से पार्टी की रहेगी, आगे MIM का भी कोई रहे तो उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा नहीं बोलते, किसी के ऊपर भी मरने के ऊपर नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से महाराष्ट्र की पूरी सियासत पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई भी चल रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसकी ओर से 2 याचिकाएं यहाँ पर लगाई गई थी। जो अयोग्यता का नोटिस यहाँ पर दिया गया था तमाम विधायकों को, उसको लेकर उसके खिलाफ यहाँ पर याचिका थी और साथ साथ अजय चौधरी को जिस तरीके से नेता सदन बनाया गया था, हालांकि शिंदे उससे पहले थे लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे अजय चौधरी को बना देते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर आज सुनवाई इस वक्त जारी है और 6 से 7 मिनट लगभग बीत चुके हैं। लगातार सुनवाई हो रही है। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनके पास सीधे चलेंगे ज्यादा डिटेल्स के लिए। अमित, देखिए यहाँ पर कई बातों का जिक्र याचिका में किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है हरीश साल्वे की ओर से, जो शिंदे गुट की ओर से अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि धमकाया जा रहा है जो विधायक वहां पर है, सुरक्षा का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने इसको लेकर क्या कुछ कहा?
देखिए, अभी कोर्ट में जो शिंदे गुट के विधायक हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि कब डिप्टी स्पीकर ने नोटिस इशू किया था। पहला जो नोटिस इशू किया था 21 तारीख को नोटिस इशू किया था, उसके बाद उनको पर्याप्त समय नहीं दिया गया है अपनी बातें रखने का। जो बागी विधायक है डिप्टी स्पीकर के ऑफिस से ये जो मुख्य जो बातें हैं वो उनकी ओर से कही जा रही है। तो इस पर अदालत ने ये कहा है कि सबसे पहले ये कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, और अभी अदालत ये पूरा जो नोटिस देने की प्रक्रिया है वह तारीख सुन रही है। पहले 21 तारीख का जिक्र आया था, फिर 23 तारीख का जिक्र आया शिवानी, और अब 25 तारीख का जिक्र आया। तो अदालत सिलसिलेवार तरीके से किस तारीख को क्या हुआ ये बातें सुन रही है। और शिंदे गुट की ओर से यही कहा गया है कि हमें पर्याप्त समय नहीं दिया गया, क्योंकि 2 दिन के भीतर जो बागी विधायक हैं वो कैसे अपनी बात रख सकते हैं, और लिहाजा जो पूरी की पूरी जो कार्रवाई है डिप्टी स्पीकर की ओर से वह असंवैधानिक है। तो अब अदालत उनकी बातें सुन रहा है। अब सबकी निगाहें ये है कि अदालत में जो अन्य जो पक्ष के वकील हैं वो कैसे अपनी बातें रखते हैं और आगे की कार्रवाई अपनी दलीलें इन दलीलों के काउंटर में क्या देते हैं। जी बिल्कुल, और इसी फैसले का इंतजार लगातार किया जा रहा है। फिर चाहे उद्धव ठाकरे की बात की जाए या फिर शिंदे गुट की बात की जाए, जिन्होंने याचिका यहाँ पर डाली। लेकिन अमित, अभी तक क्या क्या सवाल किए गए हैं कोर्ट द्वारा, चाहे शिंदे गुट के लिए हो या फिर शिवसेना गुट के लिए, वो भी एक बार विस्तार से बताइए। गई है कि सबसे पहले कि जो विधायकों को सुरक्षा प्रदान की जाए, सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज है कि डिप्टी स्पीकर ने जो बागी विधायकों को जो समन किया था वह आदेश असंवैधानिक है। और तीसरा जो पर्याप्त समय उन्हें भी देना चाहिए अपनी बात रखे जाने का। ये मूलतः 3 चीजें हैं शिंदे गुट के विधायकों की ओर से। जहां तक शिवसेना की ओर से सवाल है तो उनके वकील अभी अब से थोड़ी देर बाद जब शुरू होगी बहस तो उनके वकील यही दलील रखेंगे कि चूंकि अभी ये स्पीकर संवैधानिक रूप से हाउस को कंडक्ट करने की ये अथॉरिटी रखते हैं, इनके पास संविधान के मुताबिक पूरा अधिकार है जो भी विधानसभा के सदस्य हैं उनकी जो कार्रवाई है वो मॉनिटर करने का। लिहाजा इसी शक्ति के भीतर उन्होंने अपना आदेश यहाँ पर जारी किया है। और अब ये निगाहें रहेंगी कि कोर्ट पर कि कोर्ट किस तरीके से उस दलील को सुनता है, क्या सवाल उठता है। सबसे अहम चीज इस पूरी की पूरी कार्रवाई में, अभी तक की 10 मिनट की कार्रवाई में शिवानी ये आई है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि आपको अगर इतनी अर्जेंसी थी बागी गुट से, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। सबसे पहले कोई सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है, इसको साबित करने का इसी जगह हो सकता है और वो हो सकता है फ्लोर ऑफ द हाउस। जी बिल्कुल अमित, तो लगातार हम देख रहे हैं दलीलें यहाँ दोनों ही ओर से दी जा रही है, चाहे शिवसेना का गुट हो या फिर शिंदे का गुट हो। लेकिन साथ साथ कोर्ट अब क्या फैसला इसके बाद देगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पूरे महाराष्ट्र में लगातार सियासी हलचल तेज है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि और क्या क्या विकल्प अब महाराष्ट्र में शिंदे के पास रह गए हैं। पॉलिटिकल पार्टी का विषय, पॉलिटिकल पार्टी का कोई चैलेंज नहीं कर सकती। शिवसेना की लड़ाई कोर्ट तक आई। महासियासत पर सुप्रीम सुनवाई। महाराष्ट्र की महासंकट पर फैसले की घड़ी। क्या होगा महाराष्ट्र का सियासी भविष्य। की संभावना व्यक्ति ने आई तो फिर चुनाव हो जाए। शहमात के खेल में कौन मारेगा बाजी। हम शरीफ के हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। विरासत की सियासत का कौन होगा बाजीगर। महाराष्ट्र की सियासत पर इस वक्त न सिर्फ महाराष्ट्र वासियों की बल्कि देश भर की निगाहें लगी हुई है कि आखिर क्या कदम होगा अगला एकनाथ शिंदे का। उद्धव ठाकरे किस तरह से एक्शन लेंगे, लेकिन दोनों के पास किस किस तरह के अब विकल्प बचे हुए हैं, इस पर गौर करना भी बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या होगा। क्या सरकार बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे।
क्या कामयाब हो पाएंगे एकनाथ शिंदे? किन विकल्पों से पार होगी सियासी वैतरणी? महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में जो दांव एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ खेला है, उसमें विरोधी को चित करना उतना आसान नहीं है जितना आसान समझा जा रहा है। असल में शिंदे की बगावत का ये दांव इतना उलझाऊ हो गया है कि नतीजा किसके पक्ष में जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब ये सारा का सारा मामला कानूनी दांव पेच में उलझ गया है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि आखिर एकनाथ शिंदे के पास विकल्प क्या है, किन विकल्पों के सहारे वो अपनी मंशाओं में कामयाब हो सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चू कडू की पार्टी प्रहार में विलय। बच्चू कडू अभी एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में उनकी टीम में मौजूद हैं। अगर एकनाथ शिंदे प्रहार पार्टी में विलय होते हैं तो यहाँ एक सवाल है, और वो ये, बच्चू कडू आसानी से अपनी पार्टी के प्रमुख का पद नहीं छोड़ेंगे। एकनाथ शिंदे के साथ भले ही बागियों की फौज खड़ी है, लेकिन कानूनी पेंच ऐसा फंस गया है कि उन्हें हर विकल्प की तरफ देखना पड़ रहा है। शिंदे के पास दूसरा विकल्प है बीजेपी के साथ विलय, लेकिन चुनौती ये है कि शिंदे की टीम के 20 से ज्यादा विधायक बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। शुरुआत से ही एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बोल रहे हैं। अगर कुछ विधायक बीजेपी के साथ नहीं गए तो एकनाथ शिंदे की टीम में दरार आ जाएगी, जिसका सीधा फायदा उद्धव ठाकरे को होगा। शिंदे के पास तीसरे विकल्प की कहानी भी समझ लीजिए। शिंदे चाहें तो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ विलय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सवाल यही होगा कि पार्टी का प्रमुख कौन होगा, राज ठाकरे या एकनाथ शिंदे। इसके अलावा अगर चुनाव के हालात बनते हैं तो शिंदे के पास एक ही विकल्प बचता है, और वो ये कि सारे विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ें, जीतने के बाद किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ चुनौती ये है कि अगर निर्दलीय चुनाव लड़ा गया तो उद्धव ठाकरे की ही टीम को फायदा होगा। यानी शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे शेड्यूल 10 में फंस गए हैं। अब उनको किसी न किसी पार्टी से मर्जर करना ही होगा। जाहिर है महाराष्ट्र की सियासत में लंबी उथल पुथल अभी बाकी है। पार्टी में बढ़ी रार तो अब दुविधा में है शिवसेना परिवार, क्योंकि आप से लेकर बाप तक, चौपाटी से लेकर गुवाहाटी तक और सदन से लेकर सड़क तक घमासान है। लेकिन पिछले 24 घंटे के भीतर किस तरह से लगातार घटनाक्रम बदला है और बागी गुट में किस तरह का नया ट्विस्ट आया है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। एक 144 घंटे का वक्त, 2700 किलोमीटर की दूरी, 2 पावर सेंटर के बीच द्वंद, 34 विधायकों की बगावत, अधर में सियासी अंजाम। एक 144 घंटे से जारी महाराष्ट्र की सियासी तकरार का एक पावर सेंटर मुंबई में है तो दूसरा 2700 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में। उद्धव ठाकरे की तरफ से कभी बागियों को मनाने की कोशिश होती है तो कभी सख्त एक्शन वाला नोटिस भेजा जाता है। बागियों को लेकर शिवसेना का रुख सख्त और तीखा बरकरार है। संजय राउत ने एक बार फिर से बागी विधायकों को चुनौती दी। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं
वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करे और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठ कर के हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है।